अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कोयटा में मौजूद हैं और उनका ये कोयटा का दौरा इसलिए अहमियत इख्तियार कर गया है कि इंतखाबात से पहले जोड़ तोड़ की तमाम तर कोशिशें बरवकार ला रही है मुस्लिम लीग नून। इससे पहले MQM के साथ इत्तहाद, फिर मौलाना से इत्तहाद की बातें, GDA के साथ इत्तहाद की बातें, और अब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसके साथ भी इंतखाबी इत्तहाद या सीट एडजस्टमेंट को लेकर इस सारे मिशन के तहत नवाज शरीफ साहब कोयटा में मौजूद हैं। बलूचिस्तान की तरफ से, बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स की तरफ से या बलूचिस्तान की सियासी जमातों की तरफ से कितना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स होगा, यकीनी तौर पर जब बाज़ाब्ता इसका कोई एलामिया जारी होगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी होगी। आज जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब हैं, उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप नून लीग में शिरकत कर रहे हैं, तो उन्होंने बिलवास्ता तौर पर इसकी तायद की। कितने बड़े नाम हैं जो नवाज शरीफ साहब का साथ देंगे, या तो मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे या फिर वो सियासी इत्तहाद करेंगे मुस्लिम लीग नून के साथ। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया कि वो लाहौर पे फोकस करें। एक दो सीटों के लिए बलूचिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब लाहौर पे फोकस करें से मुराद क्या है? क्या जो नवाज शरीफ का गढ़ है लाहौर, वो भी कमज़ोर है? उसमें भी उनके लिए कोई ख़तरा है? अगर कोई ख़तरा है तो क्या वो पीपल्स पार्टी है? पीपल्स पार्टी नहीं है तो कौन है? ये बहुत से सवालात हैं। ये मशवरा किस बलबूते पे दिया जा रहा है बिलावल साहब की तरफ से? इस पर हम जो सियासी सारा इस वक्त बिसात सामने है, बिछी है, इस पर मुफस्सल हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब हम पाकिस्तान के और बिलखुसूस जो सेंट्रल पंजाब है उसके लोगों का जिक्र करेंगे। उन इलाकों की बात करेंगे जहाँ पे स्मोग ने लोगों का जीना हलकान कर रखा है। यहाँ इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू भी कर रहा हूँ तो गला साथ नहीं दे रहा है और हर दूसरा शख्स इन अमराज का शिकार है। ऐसे में जो हुकूमत है उसके इक़दाम क्या हैं, माफ़ कीजिएगा, जो ज़िला इंतज़ामिया है उसके इक़दाम क्या हैं? क्या ये स्मोग सिर्फ उसी वक्त संजीदा मसला है? फ़ज़ाई आलूदगी क्या उसी वक्त संजीदा मसला है जब ये बिल्कुल आ चुकी होती है, लोगों को अपने घेरे में ले चुकी होती है? तभी हम देखते हैं अदालती अहकामात भी आते हैं, इंतज़ामिया भी हरकत में आती है, हुकूमतें भी अपने बयानात देती है, लेकिन साल हर साल इसको लेकर प्लानिंग क्यों नहीं की जाती? जदीद खतूत पर ज़राअत को उस्तवार क्यों नहीं किया जाता? ये सवालात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नैयर बुखारी साहब, सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक चेयरमैन सेनेट, कानून साज हैं, कानूनदान हैं, प्रोग्राम में वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, बुनियादी नुक्ता और सवाल ये है कि क्या दौरा बलूचिस्तान नवाज शरीफ साहब के लिए कोई ब्रेक थ्रू लाएगा, और बिलावल साहब फोकसिंग लाहौर का मशवरा क्यों दे रहे हैं? इसमें दो पहलू हैं। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब को याद होगा और सबको हमें भी याद है कि बलूचिस्तान में हुकूमत पहले तब्दील हुई थी और फिर मियां साहब को जो मरकज़ में जो कुछ हुआ वो बाद में हुआ। तो और फिर यही मामला जो हुआ है वो इमरान खान साहब के साथ भी हुआ है कि बलूचिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई, फिर मरकज़ में हुकूमत तब्दील हुई। तो ये ऐसा किसी दौर में ये होता था कि सिंध में हुकूमत तब्दील होती थी तो फिर मरकज़ में तब्दीली आ जाती थी। तो अब ये फोकल पॉइंट जिसको कहना चाहिए वो बलूचिस्तान नज़र आता है। और आज मियां साहब जिन लोगों से मिल रहे हैं, इन्हीं की बेवफाई की वजह से उनकी हुकूमत बलूचिस्तान की ख़त्म हुई थी और इन्हीं के बेवफाई की वजह से उनको सेनेट में भी हज़ीमत उठानी पड़ी थी। लेकिन वो जो कहते हैं ना, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो मियां साहब आप उन्हीं के साथ बैठे हैं, उन्हीं के साथ जो है दिल की बातें कर रहे हैं और उन्हीं को यकीन दहानियाँ करा भी रहे हैं, उन्हीं से यकीन दहानियाँ हासिल भी कर रहे हैं। ये बाप पार्टी के बारे में मियां साहब के जो अल्फाज हैं वो सबको याद हैं कि वो इसके बारे में क्या कहा जाता है। लेकिन यही बात किसी ज़माने में वो MQM के बारे में भी कहा करते थे। MQM बल्कि जब लंदन में 2007 में एक COD हुआ, COD तो पहले हो गया था, एक ARD की जगह पे एक नया महाज बना था, उसमें MQM को शामिल नहीं किया गया था। PDMA गालिबन उसका नाम था, और उसमें ये कहा गया था कि MQM सियासी जमात नहीं है, इसको किसी
सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं किया जाएगा और हुकूमत में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन बहरहाल फिर सियासत है, हुकूमत में भी वो शामिल हुए, इत्तेहाद में भी शामिल हुए, सब कुछ हो गया है। लेकिन ये ऐसे ही चलता है पाकिस्तान की सियासत, और लंदन के मौसम का कोई एतबार नहीं किया जा सकता। बुखारी साहब से पूछते हैं कि शाह जी ये फरमाएं कि ये भुट्टो साहब आजकल बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब मियाँ साहब को ज़्यादा मशवरे दे रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब भी और लोग भी, कोई ये मुशावरत फ़ी सबिल्लाह है, मुफ्त है, या इसका कोई मुआवजा भी है? शुक्रिया इरशाद साहब जी। गुजारिश ये है कि जो चेयरमैन साहब ने बात की जी। वो हक़ाइक़ पे मबनी है। नेशनल असेंबली की बलूचिस्तान में सीट्स कितनी हैं टोटल? 16 जी जी 16 सीटें हैं जी। 16 सीटों में से इतनी तगोदो करके मियाँ साहब कोयटा गए, इनको क्या हासिल होगा? वहाँ पे नेशनलिस्ट पार्टीज भी मौजूद है जी। वहाँ पे JUIF भी मौजूद है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी एग्जिस्ट करती है जी। वो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी है जी। फिर अपने इंडिपेंडेंट्स भी हैं। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि आप 1-2 सीटों के लिए वहाँ जा रहे हैं तो आप अपनी लाहौर की सूरत हाल को देख लें कि जहाँ पे आपकी अपनी गवर्नमेंट में जो बाई इलेक्शंस हुए थे तो कितनी सीटें आप जीत पाए थे उन 17-18 सीटों में से प्रोविंशियल असेंबली की। ठीक। वो रिजल्ट्स आपके सामने हैं जी। तो ये उनका होम टाउन है, ये उनकी होम ग्राउंड है, उसमें उनकी सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने होम ग्राउंड को तो देखें। आप कभी कराची सिंध में MQM से जाके ताद करने की बात करते हैं, कभी वहाँ करते हैं, तो बाप वो जमात उसको बनाने वाले कौन है, किनके कहने पे, किनकी मुशावरत पे वो जमात बनी, फिर उस का कंडक्ट क्या रहा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, और फिर उनका कंडक्ट क्या रहा जब बड़ा इतराज़ हुआ कि जी लीडर ऑफ अपोजिशन जो यूसुफ गिलानी साहब बने, ये बाप ने बनाया। तो इस किस्म की गुफ्तगू शनीद करने के बाद फिर अब उनके पास चले भी गए। अभी श्योर नहीं है कि वो मर्जर होगा एंड में या अलायंस होगा। तो इसलिए बलूचिस्तान है 16 सीटों में से ये कितनी हासिल कर पाएंगे। इनके जो ऑब्वियसली हर आदमी वो आज़ाद है अपनी सियासत के बारे में फ़ैसला करने में, लेकिन हम समझते हैं कि मुशावरत या मशवरा जो बिलावल साहब ने दिया, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख के बात की है। बुखारी साहब, लेकिन यही जो शिकवा है या गिला है वो बलूचिस्तान के लोग करते हैं, मुंतखब नुमाइंदे और अवाम करते हैं कि हमारी चूँकि सीटें कम हैं तो इसलिए बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करती हैं, बलूचिस्तान के मसाइल पर तवज्जो नहीं देती हैं, उनके हल पर तवज्जो नहीं देती कि हमारी सीटें कम हैं, हमारी सीटें ज़्यादा तो फिर भागे आएंगे। अगर मियाँ साहब कौमी धारे में लाने के लिए बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान के महरूमियाँ दूर करने के लिए फोकस कर रहे हैं तो ये तो खुशाइंद बात है। देखिए बात यह है कि खुशाइंद बात है वह कि जो अपना जो माजी का कंडक्ट है उसको सामने रख लें। जी। बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे बेहतर तरीका अपनाया। मसलन 2008 की गवर्नमेंट में हमारा आगाज़ हुआ हुकूक बलूचिस्तान का जी, और उस पर भी एफर्ट्स भी किए गए। और फिर आप ये देखें कि एक ट्रेडिशन जो है ये भुट्टो शहीद के ज़माने से चली आ रही है कि सेनेट का जो डिप्टी चेयरमैन है वो भुट्टो साहब ने ये बुनियाद रखी कि वो बलूचिस्तान को जाता जी, और बाद के अदवार में भी डिप्टी चेयरमैन जो है बलूचिस्तान से ही मुंतखब होते रहे। ये अभी इमरान खान साहब फाटला से लेके आए हैं 2021 में। इससे पहले जो जितने भी डिप्टी चेयरमैन रहे वो बलूचिस्तान से रहे। नहीं, लेकिन वो तो चेयरमैन जो है वो लेकिन वो तो चेयरमैन बलूचिस्तान से ले आए ना जी। देखिए अब वो नहीं लेके आए। अच्छा। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त थी। सही, मिल के दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उसके तावन से
जी। उनके मुकाबले में राजा जफरुल हक साहब इलेक्शन लड़े थे, एन के वो कैंडिडेट थे। ये 2018 का इलेक्शन है। जो बाप के बारे में जो गुफ्तगू मियाँ साहब करते रहे और उनसे मुकाबला भी उनका हुआ, और बाप उस वक़्त ही वजूद में आई थी, बल्कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद वजूद में आई थी। इलेक्शन से पहले वो जो चेयरमैन का सेनेट था वो उस वक़्त वो आज़ाद ही थे जी। उस वक़्त पार्टी कॉन्स्टिट्यूट या नहीं बनी थी। जी जी। अभी आप देखिए ये गवादर का इशू है, ये भी क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने। जी। उससे पहले गवादर इशू जो था वो एक सिंगापुर की कंपनी को दिया गया, उससे विड्रॉ करके चाइनीज़ को इंसर्ट किया गया। और फिर आप बलूचिस्तान की इंपॉर्टेंस देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया, और वो बावजूद बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर्स के आसिफ अली जरदारी साहब प्रेशर में नहीं आए। जो मुल्की मफाद था उसको मद्देनजर रखा, और ईरानियन प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने बॉर्डर जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पे जाके इफ्तिताह किया उसका। सही है। तो इसलिए समझता हूँ कि गवादर एक ऐसा पोर्ट है कि जो पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, इवन चाइना है, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, जो भी इनको जी बुखारी साहब, अब सवाल जो ये मिलेगा वो बलूचिस्तान को मिलेगा। जी सही है। अब सवाल ये है कि ये सारे आप जो क्रेडेंशियल्स हैं आप पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के आप बता रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली क्या है? ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर हम देखें तो वो एक पुरानी एक बड़ी जमात होने के नाते जो आपको रिस्पांस पंजाब से तवक्को कर रहे हैं या बलूचिस्तान से या KPK से, वो अभी उस तरह नज़र नहीं आ रहा। क्या आप इलेक्टेबल्स की गेम में जाएंगे? बाएं बाजू की जमातें हमें नज़र नहीं आती हैं। सियासी इत्तेहाद करेंगे तो किसके साथ करेंगे? सीट एडजस्टमेंट होगी तो किसके साथ होगी और कब होगी? और क्या ये अनाउंस करने में ताख़ीर नहीं हो रही है? ये आपका परसेप्शन ज़रूर हो सकता है या आप इसको महसूस कर रहे हो। पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज अप्रोप्रिएट टाइम पे अनाउंस की जाती है। अच्छा। कबल वक्त स्ट्रेटजीज को अनाउंस करने से बेनिफिट नहीं होता, और इसलिए हम समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, मेरा मौक़िफ़ रहा, हम तो हमेशा डायलॉग पे बिलीव करते रहे हैं। हर वो जमात जो ECP के पास एनलिस्टेड है और वो एलिजिबल है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, उनसे बात हो सकती है, प्री इलेक्शन भी हो सकती है, पोस्ट इलेक्शन भी हो सकती है। अच्छा। तो इसलिए नहीं बुखारी साहब कता कलाम माफ इसमें PTI भी शामिल है, उससे भी कोई बातचीत हो सकती है और इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। देखिए बात है ये भाई जो प्री मेच्योर बात है, लेकिन हमने ये कहा कि अभी तक PTI जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डीलिस्ट तो नहीं हुई। जी सही, कि उसको डीलिस्ट कर दिया, आपके नॉलेज में को हो बात तो नहीं बिल्कुल नहीं। उनकी एक कंट्रोवर्सी चल रही है जी, उनकी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो कन्विक्टेड आदमी हो वो पार्टी हेड नहीं रह सकता, जिसकी बुनियाद पे मियां नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड थे, वो डिस्क्वालीफाइड थे, तो एन की सदारत उनके पास नहीं रही और शहबाज शरीफ साहब एन के प्रेसिडेंट बने थे ये 2017 में। इसी तरह PTI की जो इमरान खान हैं वो भी डिस्क्वालीफाइड है और उनका इशू अभी भी इलेक्शन कमीशन में मौजूद है कि वो पार्टी हेड रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। तो लेकिन अभी तक PTI जो है ना डी लिस्ट नहीं हुई, तो हम तो हर उस सियासी जमात से हमने तो अपने बदतरीन मुखालिफिन से भी 77 ऑनवर्ड बातचीत जरूर की। उस वक़्त भुट्टो शहीद ने अपने ओपोनेंट्स PNA के साथ डायलॉग किए, तो MRD हम बनी, तो बुखारी साहब PTI के साथ पॉलिटिकल प्रोसेस में बात करने को हर्ज नहीं है। PTI के साथ कोई चैनल एक्टिव है आपका एडजस्टमेंट के लिए, इत्तेहाद के लिए? किसके साथ? PTI के साथ। जी फैसल साहब क्या?
मैं आपसे अभी ये सो फार अभी तो हमारी कोई इस किस्म की बात वो कबल अज़ वक्त वो कह रहे हैं, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। जी अभी तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर रही है जी अपनी उस आइडियोलॉजी पे जिसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने रखी, उस पर हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर किसी जमात ने हमें अप्रोच किया जी तो बिल्कुल उसके बारे में हमारी जमात फैसला करेगी, हमारी सीसी फैसला करेगी। लेकिन आज तो हम अपनी आइडियोलॉजी पे इलेक्शन फील्ड में और हम कंटेस्ट करेंगे उस पर। अच्छा बुखारी साहब, ये जो बिलावल साहब के आपने कहा कि जो मशवरा दिया है उन्होंने इसलिए कि पंजाब पर तवज्जो दें, और आपने हवाला दिया जुलाई 2022 के इलेक्शंस का जिसमें 20 में से 15 सीटें हार गई थी। तो आप आज भी समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून उसी पोजीशन पे खड़ी हुई है कि यहाँ पंजाब वो लूज़ कर चुकी है जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन में नज़र आया था हमें? देखिए जी, वो जुलाई में तो गवर्नमेंट आए हुए 2-3 माह हुए थे। अप्रैल में गवर्नमेंट आई थी जी, और उसके 16 माह के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको भी आप ले लें और जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उनको भी सामने रख लें। अच्छा, और मेरा ख्याल है सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट ये था कि जो इकोनॉमी बड़ी शटर होगी, ठीक, प्राइस हाइक हो गया सही, और गरीब आवाम महंगाई में पिस के, जी तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स महंगाई के तो फिर जो जमात इक़्तिदार में हो उस पर तो ज़रूर पड़ते हैं। फिर आप ही बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा लें और जायज़ा लेंगे कि क्या सूरत हाल है आज। सही, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी के वक्त का, बड़ा कानूनी नुक्ता उठाया है नैयर बुखारी साहब ने। आगे चल के इस पे बात करेंगे और ब्रेक के बाद इस पे भी बात करेंगे जो सेनेट में करारदाद मंजूर हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक, इस करारदाद पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज कानूनदान हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, आपको जहमत इसलिए दी है कि गुज़श्ता रोज़ सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने करारदाद मंजूर की है और जिसमें उन्होंने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसको पार्लियामान के जो इख्तियारात हैं उसमें मदाखलत के मुतरादिफ करार दिया है। ये बताइएगा कि इस करारदाद को देखते हुए ये आप समझते हैं कि मदाखलत है और इसके असरात क्या होंगे आइंदा जो उमूर हैं इससे मुताल्लिक़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। अगर तो रिसेंट एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आई है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे है। 2023 के अंदर जो लॉ आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेम्प्ट किया और उसको इन्वोक होने से पहले ही, यानी कि उसको लागू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऑपरेशन को सस्पेंड किया। और उसके बाद आपने देखा कि एक लार्जर बेंच बना और लार्जर बेंच वो पूरे यानी कि फुल कोर्ट जितने भी जजेस अवेलेबल थे सुप्रीम कोर्ट के वो बैठे और उन्होंने एक 10-5 से एक फ़ैसला किया। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी और स्पेशली ये भी कहा जा रहा था कि आर्टिकल 191 के नीचे पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन नहीं कर सकती और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसके अंदर एक इंटरवीन है या स्टेप इन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 3 प्रिंसिपल्स जो है उसके अंदर डिसाइड किया, एक उसके अंदर ट्राइकॉटमी ऑफ पावर वाली बात आई और दूसरी ये बात आई कि अगर कोई इदारे के अंदर ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए थी जो फुल कोर्ट के अंदर हो, अगर वो नहीं की गई तो पार्लियामेंट ने एक अच्छी लेजिस्लेशन की है तो उसको उसकी बुनियाद के ऊपर कि वो आर्टिकल 191 ये हमारा काम था उसको पार्लियामेंट को नहीं करना चाहिए था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उस लॉ को जो है वो अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए। और तीसरा ये है कि जो हालात या सिचुएशन ऐसी थी जिसमें आपने देखा कि आर्टिकल 184(3) की जो एक्सरसाइज थी
या उसके बाद चीफ जस्टिस की जो डिस्क्रिप्शन थी कॉम्पोजिशन ऑफ बेंच, उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमेंट्स की और आप सारों ने उस लाइव प्रोसीडिंग्स के अंदर देखा कि किस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे वो अपनी अथॉरिटी के ऊपर ये कहना चाह रहे थे कि अगर इसको कंसल्टेशन प्रोसेस के अंदर लेके आ जाया जाए तो उससे बेहतर बात कोई नहीं है। तो अगर उसी प्रिंसिपल को हम यहाँ पे फॉलो कर लें तो उसके अंदर तो बात बड़ी वाज़ेह है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1975 के अंदर भी होल्ड किया कि ये जो 2 अमेंडमेंट मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आई है, सेक्शन 2D1 की और उसके अंदर सेक्शन 59(4) की, तो उसके अंदर जब ये चीज़ें आई तो फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था जब ये बना तो उसके अंदर भी इसको प्रोटेक्शन जो थी वो इन लॉज को, जो मिलिट्री लॉज थे पाकिस्तान आर्मी एक्ट का 1952 का, उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स का 53 का और नेवी ऑर्डिनेंस जो था 61 का, उसको प्रोटेक्शन दी गई कि आप इन लॉज को अल्ट्रा वायरीज नहीं कर सकते ऑन द टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स थी। तो अब ये एक चीज़ नहीं आई है और एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, चाहे 96 का फैसला आए, 2007 का आए, 2015 का आए, 2017 का आए, कि कभी भी ये नहीं कहा गया कि सिविलियंस का ट्राई जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं हो सकता। जो 5 सिचुएशंस हैं, अगर कोई एस्पेनेज करे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक करे, आर्मी ऑनगोइंग ऑपरेशन के खिलाफ खड़ा हो, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट किया जाए इंटरनली और एक्सटर्नली, और टेररिज्म उस लेवल तक चला जाए कि जिससे आप ये कहें कि अब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ऑन गोइंग या पिछले कई साल से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और एक ऐसा शख्स जो आर्मी के अंदर काम करता है और वो मिल के पाकिस्तान के सीक्रेट्स को किसी और मुल्क के हवाले करता है या पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो वायलेट होते हैं, तो ये मिलिट्री लॉज जो थे उसके अंदर जुरिस्डिक्शन भी थी, ट्राई भी किया जा सकता था। और ये दुनिया के हर मुल्क में इरशाद आरिफ साहब मिलिट्री लॉज भी हैं, मिलिट्री कोर्ट 36 ममालिक के अंदर काम भी कर रही हैं, तो कोई ऐसी एक्स्ट्रा यूजुअल या अनयूजुअल बात नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली दफ़ा जब इन चीज़ों को 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके तो एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी है आपके मुल्क के अंदर कि अब कोई भी सिविलियन जो है जो पाकिस्तान के अंदर इन सारी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो, आप उसको मिलिट्री लॉज के अंदर या मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ला सकते बिकॉज ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम आया है और उसी की तरफ सेनेट ने भी कंसर्न शो की और बहुत सारे लोग भी इस पर कंसर्न कर रहे हैं, और स्पेशली सारे वो इदारे कर रहे हैं जिनका स्टेक्स इस चीज़ के अंदर है कि एक ऐसा लॉ है जो कभी भी सिविलियंस को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो। और हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग भी जो है मिलिट्री कोर्ट्स में दुनिया में 7वें नंबर पे है, और कुलभूषण के केस के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हमारे प्रोसेस को भी एक्नॉलेज किया है, और इस प्रोसेस के अंदर जहां तक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या राइट ऑफ अपील है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बारहा कह चुकी है कि आप इसको हाई कोर्ट में भी ला सकते हैं। ये 2 इसमें पहलू हैं। नंबर 1 तो ये है कि अपील का हक मौजूद है, हुकूमत चली भी गई है, उसके बावजूद सेनेट को ये करारदाद मंजूर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से आया उसमें इस चीज़ को तो इंडोर्स किया गया कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है और उसमें हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन रिव्यू का हक जो 7-8 का फ़ैसला है उसमें रिव्यू का जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा है, और वो जो शक थी इसके मौसर बमाजी होने की उसको इंडोर्स नहीं किया। तो इसका मतलब है कि एक तो रिव्यू का हक है, और दूसरा ये है कि बजाय इसके कि वो अपील जो जा रही है उस पर इंतज़ार करने के सेनेट को ये करारदाद क्यों मंजूर करनी पड़ी। देखें अरशाद आरिफ साहब, जहाँ तक आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात कही है उसके अंदर भी पहले जो था वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो था वो उन चीज़ों पे नहीं था जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कर चुकी थी, जो रिव्यू के मामला थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि साल से आपके केसेस लगते नहीं हैं, तो ये सिर्फ उनकी हद तक था कि अगर आपका रिव्यू जो है या आर्टिकल 184(3) की प्रोसीडिंग जो है वो फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 188 के नहीं की तो उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर एक वो मियां साहब वाली जजमेंट थी जिसके ऊपर ज़्यादा बात की जा रही थी कि शायद पनामा वाला या उसके अंदर जाके कुछ चीज़ आएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जितनी देर तक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो किसी खास टाइम के लिए या खास चीज़ को आइडेंटिफाई करके ना दिया जाए उसका उस स्ट्रिक्टो सेंसो नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर भी ये कहा कि हम इस जो इम्प्रेशन है उसको डिस्पेल करते हैं, और इसका जो इतलाक है वो उन केसेस के ऊपर होगा जो 20 अप्रैल 2023
2023 के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 184(3) के नीचे ये फाइल किए जाएंगे या उसके बाद डिसाइड आएंगे। और इनके बाद आपने देखा है कि 2 केसेस जो है वो आ गए इस चीज के अंदर। एक आपका आया नैब की अमेंडमेंट्स का जो 2022 के अंदर चैलेंज हुई और 2023 के अंदर आई, और अब चीफ जस्टिस साहब एक लार्जर बेंच बनाना चाह रहे हैं। और दूसरा इसी तरह आया कि इसी पीरियड के दौरान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सस्पेंड किया गया जब मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो थी वह आर्टिकल 184(3) की गई। और अब चूंकि वो फैसला आ गया है तो अब ये अपील जो है वो सुनी जाएगी, लार्जर बेंच बैठेगा और ये जजेस शामिल नहीं होंगे जिसके अंदर आएगा। दूसरा उस चीज के अंदर जो आपने इशारा किया कि सेनेट वाली मामला जो आपने बात की है, आपको याद है कि एक जब सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया था तो नेशनल असेंबली से भी एक रेजोल्यूशन आई थी। अगर तो आपको रेजोल्यूशन इस तरह की करें कि जिससे आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलिफाई करें तो वो तो बिल्कुल नामुनासिब है और हो भी नहीं सकती, और पार्लियामेंट के पास पावर भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलिफाई किया जाए। लेकिन दूसरी चीज ये है कि अगर आप कंसर्न्स उस तरह करना चाह रहे हैं, और वो कंसर्न्स काफी हद तक जो उनकी सेनेट की रेजोल्यूशन है उसके अंदर उन्होंने भी यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को रीथिंक करना चाहिए इन चीजों को। और ये जो चीजें हैं कि 9th मई ऑफ कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ जो बड़े ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें पाकिस्तान की टेररिज्म एक्टिविटीज हैं उसको भी ग्राउंड के अंदर लेके आया जाए, और फाइनली स्ट्रेस दिया गया है फेडरल गवर्नमेंट को कि प्रॉपर तरीके से उस चीज को प्रेजेंट करे। तो मेरा ये ख्याल ये है कि कंसर्न शो कर सकते हैं, लेकिन अगर उन अल्फाज की चुनाव के अंदर और ज्यादा एहतियात की जाती तो शायद मीडिया के अंदर इतना इंप्रेशन न बनता जितना इंप्रेशन आज आया हुआ है। बट प्राइमरीली ये है कि हर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है या पाकिस्तान के इदारों से या सिस्टम से मोहब्बत करता है, वो ये चाहता है कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ भी हो, इस मुल्क के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज न हो, और इस मुल्क के जो नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट है वो हमेशा प्राइम रहे, और उनको को वायलेट करे तो उसको स्ट्रिक्टो सेंसो जो है सख्त से सख्त ट्रायल के अंदर ला के उसे सजा देनी चाहिए। सही है। ये बताइएगा कि जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें हैं उनमें जब किसी मुल्जिम का ट्रायल होता है, और इन कंटेक्स्ट ऑफ जो हमारा लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, और जो मिलिट्री कोर्ट्स में जब दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में किसी का ट्रायल होता है, बुनियादी फ़र्क क्या है और दोनों के नतीजे में बेहतर नताइज किसके मिले हैं? देखें, एक तो ये है कि जिस तरह वो इंग्लिश का एक है ना कि एप्पल विद एप्पल, अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करें तो आपको इस सारे की समझ आएगी। अब पाकिस्तान के अंदर भी जो ट्रायल्स हैं वो कई सिचुएशंस के अंदर कई स्टेटस के होते हैं। एक आपका होता है माइनर ऑफेंस के लिए आपने मैजिस्ट्रेट को पार दी हुई है कि समरी ट्रायल कर ले। उसके बाद जो आपके ऑर्डिनरी ऑफेंसेस हैं, चाहे इवन मर्डर भी उसके अंदर शामिल है, आपने उसके अंदर रेगुलर आपकी जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनको दिया हुआ है। और फिर अगर आप समझते हैं कि वो जो मर्डर या इस तरह की एक्टिविटी टेररिस्ट की उस लेवल तक चली गई है कि पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट करती है, तो वहाँ के ऊपर आपने एंटी टेररिज्म एक्ट भी जो है 97 का और उसके नीचे भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन ऐसी हैं जो आपके नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर आपकी सिक्योरिटी है, या उसके बाद आपकी एस्पेनेज है, स्पाई है, या जो फॉरेन फंडिंग है या मिलिट्री का ऑन गोइंग ऑपरेशन है, उसके अंदर दुनिया के स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी चलती है और उसके प्रिंसिपल्स। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप इन ट्रायल्स को करते हैं तो आपको एक एक्सपर्टीज चाहिए, दूसरा इसके अंदर स्टेट सीक्रेट्स होते हैं, तीसरा इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी इसके अंदर होती है, चौथा इसके अंदर एक्सपीडिशियस इस चीज के अंदर आते हैं, और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर आता है वो ये आता है कि आपकी वो सारी एविडेंस जो है जिसको आप लेके आना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको आप पब्लिक के अंदर ला नहीं सकते। और फाइनली इंपॉर्टेंट जो है वो आपके जजेस या लॉयर्स, उनके लिए भी सिक्योरिटी का इशू है। आपने देखा कि जब भी हमारे मुल्क के अंदर एक वेव या इस तरह की आई थी तो सबसे बड़ा टारगेट या जजेस बने थे या लॉयर्स बने थे, और उसके बाद विटनेसेस बने थे, और ये हमारे मीडिया ने भी देखा, हमारे न्यूज़पेपर्स ने भी देखा। लेकिन जो अगली चीज उसके अंदर आई है कि जब आप एक प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं, उसको एक कर लेते हैं, तो फिर क्या वो प्रोसेस या एविडेंस या वो सिस्टम ठीक नहीं है, तो उसके अंदर आपके पास रेगुलर सिस्टम के अंदर और मिलिट्री कोर्ट वाला जो सिस्टम है उसके अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपकी हाई कोर्ट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आपकी सुप्रीम कोर्ट हैं। अगर वहां के ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट
कोर्ट ये देखती है कि आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी नहीं है, एविडेंस भी आपकी ठीक नहीं है, कोरम नॉन जुडिस भी ये मामला नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कई मौके पर इन सेंटेंसेस को मिनिमाइज भी किया है, सेट असाइड भी किया है और इसको कन्वर्ट भी किया है। तो ये पाकिस्तान के अंदर 67 से ये प्रैक्टिस चलती आ रही थी और कभी भी ये नहीं आया कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं आना चाहिए, अगर इन 5-6 एरियाज जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है उसकी तरफ अब गया है। अब चूंकि सिर्फ हमने 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर केस भी उसी का था कि जी एक ये लोग टेररिस्ट नहीं है या किसी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है या किसी बहकावे के अंदर आ गए, बट अल्टीमेटली कानून तो ये कहता है कि अगर आपने कोई ऐसा जुर्म किया है और कानून की जुबान के अंदर या लैंग्वेज या बुक के अंदर जुर्म है तो उसका ट्रीटमेंट तो उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर आप ये प्रैक्टिस आज अलाउ कर देते हैं तो कल को और भी कई आएंगे और वो यही एक्सक्यूज लेंगे कि हमें तो कोई पकड़ सकता है, हमें भी उनकी तरह करना चाहिए। और क्या दुनिया के अंदर इन ममालिक के अंदर जिनका हम रेफरेंस देते हैं सिविल लिबर्टीज का, क्या अमेरिका के अंदर इस चीज को अलाउ किया जाएगा कि उनके इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक और वो फिर आप सिविल लिबर्टीज का नाम लें? क्या बरतानिया के अंदर, सऊदी अरब, चाइना, ईरान, दुनिया के किसी मुल्क में ये अलाउ किया जा सकता है? आप उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस चीज को देखें और वहां पे जाके इसके सॉल्यूशंस निकालें। हाँ, एक चीज है कि वो ये है कि जिनको आपने देखा कि बहुत सारे लोग थे, सैकड़ों लोग थे, लेकिन सिर्फ 103 के जो थे वो केसेस सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि वहां पे गए और वहां पे भी ये था कि अगर कमांडिंग ऑफिसर या मिलिट्री एक्ट या कोई SOP बन जाता तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रहती और बाकी चीजें अगर एड्रेस कर दी जाती तो शायद ना इतने कंसर्न्स आने थे ना क्रिटिसिज्म आनी थी। लेकिन अब आपका आ गया और इसका एक सिंपल एग्जांपल्स आपको देता हूं कि आपके मुल्क के अंदर रिसेंटली जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक आए हैं या आपके फौजी शहीद हुए हैं या आपके जो लोग सिविलियंस गए हैं और जिन टेररिस्ट ने किया है, अब आप उनको ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर ट्राई कर सकते हैं, ना आप उनको जो है मिलिट्री लॉज के अंदर ला सकते हैं, ना मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ला सकते हैं। और इवन ये है कि जब आपकी 21वीं आईनी तरमीम आई तो 350 से ज्यादा जो लोग कन्विक्ट किए गए थे टेररिस्ट से, उनकी अपील्स भी आज तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं। तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1967 की अमेंडमेंट को सेट असाइड किया है तो इसका मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के होते हुए तो 21 जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी या 23rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसकी भी कोई हैसियत नहीं और ये सारे के सारे लोग जो हैं वो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बेनिफिट लेके एक्विट होने की कोशिश करेंगे। तो इसको जरा नेशनल सिक्योरिटी ब्रॉड के अंदर, पब्लिक एट लार्ज के अंदर और मुल्क के पर्सपेक्टिव में देखें तो शायद हमें इसके अंदर ज्यादा समझ आएगी लीगली। हफ्स साहब, अब जो 103 लोगों के केसेस चल रहे थे, अब इस फैसले के बाद वो सस्पेंड हैं, वो केसेस नहीं चल रहे और जब तक अपील का फैसला नहीं आता स्टेटस को रहेगा या वो दूसरी अदालतों में मुंतकिल होंगे? देखें इरशाद आरिफ साहब, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर किसी प्रोसीजरल चीज़ को सेटिसाइड किया जाए तो उसके अंदर तो प्रोसेस जो है वो उस लेवल पे जाके डिस्टर्ब नहीं होता और चीज़ें जो हैं वो वन वे और अदर वे चलती रहती हैं कि जी इसका अख्तियार नहीं था, उसका अख्तियार था या उससे उसकी तरफ लेके चले जाएं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ओरिजिनल मिलिट्री लॉज की जुरिस्डिक्शन थी टू ट्राई ओवर द सिविलियंस और 1967 के अंदर 2D1 और 2 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 59(4), जब उसको ही अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया है और इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया होगा, क्योंकि जनरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है वो प्रोस्पेक्टिव आती है। अब ये केस अगर 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आए हैं और 23 अक्टूबर को इसको डिसाइड किया गया है तो इसका मतलब ये है कि इसका इतलाक जजमेंट का माजी की बुनियाद पे होगा। और माजी किस हद तक जाता है कि क्या 9 अक्टूबर से पीछे भी जाता है या उससे भी पीछे जाता है या 67 के अंदर जाता है, तो फिर क्या पाकिस्तान के अंदर जितनी मिलिट्री कन्विक्शंस हुई थी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, ये टेररिस्ट थे या इवन आपका गुलभूषण था, तो उसका लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा ये है कि चूंकि अब जजमेंट आ गई है, जुरिस्डिक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है अंडर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो मीनिंग देयर बाय कि वो सिचुएशन इस वक्त स्टेलमेट के अंदर है, या ये है कि फेडरल गवर्नमेंट इसका वेट करेगी कि अपील फाइल करके इसका आउटकम देख ले क्या किया जाए। नहीं तो ये केसेस जो हैं चूंकि इसके अंदर रेलिवेंट एंटी टेररिज्म एक्ट की भी प्रोविजंस अवेलेबल हैं, तो वहां के ऊपर अब इनका ट्राई किया जाएगा कि वो जो रेगुलर कोर्ट्स आपकी होंगी उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, कब आएगा, वो एक और चीज है। लेकिन ये सारी चीजें जो है मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो लार्जर बेंच है, जब उसके अंदर ये चीजें आएंगी, डिस्कस की जाएंगी, तो ये सारी चीजों का लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल फेट उसी वक्त सामने आएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब। आपका एक ब्रेक के बाद बात करेंगे स्मॉग की, जिसने बिलखुसूस पंजाब के इलाकों में लोगों का जीना दो भर कर रखा है। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने, वज़ीर सेहत हैं पंजाब के और बिलखुसूस तिब के शोबे में मलिका हासिल है इन्हें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो स्मोक के इस वक्त हालात हैं यहाँ पे, तो सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसका हल क्या है, इसके तदारुक क्या है, इरशाद साहब डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे कि इरशाद साहब ये पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हर साल तकरीबन पहले एक हफ़्ता, फिर 2, फिर 3 हफ्ते, और ये दौरानिया बढ़ता ही जा रहा है। लाहौर शहर में रहना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसके जवाब बहुत से पेश किए जाते हैं, गाड़ियाँ बढ़ गई, फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ती हैं, बाकियात जलाई जाती हैं फसलों की। क्या हम बेबस हैं इसके सामने? इसको कोई ना कोई हल मौजूद ही नहीं है? नहीं, कोई बेबस नहीं है। ये हमारी इंतज़ामिया की, हमारी मुख्तलिफ़ हुकूमतों की जो इस अरसे में इक़्तिदार में रही हैं, नाकामी है। मैं तो नालायकी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इससे कहीं बदतर सूरत हाल एक दफ़ा पैदा हुई थी चीन में, और कई हफ्ते तक फ़्लाइट्स जो हैं वो लैंडिंग नहीं हो सकती थी बीजिंग में, दारुल हुकूमत में, लेकिन वहाँ काबू पा लिया गया। शंघाई में ये हुआ। शंघाई में तो उन्होंने ये किया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरा के उन्होंने पार्क बनाए, दरख्त लगाए। हर 3 किलोमीटर पर एक पार्क का होना और एक छोटे से जंगल का होना ज़रूरी है। तो हुआ ये है कि सिर्फ मौजूदा हुकूमत को आप नहीं कह सकते, ये कई साल से हो रहा है, और हर साल ऐलान किया जाता है कि अब हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। पिछले साल की बात है, सबका हुकूमत की बात मैं कर रहा हूँ। पिछले साल मैं यहाँ से, उन दिनों सख्ती थी कि जी जहाँ बाक़ियात जलेंगी, डिप्टी कमिश्नर को हुक्म था कि फौरी तौर पर गिरफ़्तारी करके आप जेल में डाल देंगे। ऐलान ये था, हमने यही सुना। मैं लाहौर से मुल्तान मोटरवे पर सफ़र किया मैंने शाम के टाइम। यहाँ लाहौर का जो इंटरचेंज है, मुल्तान की तरफ जाते हैं, यहाँ से हम शुरू हुए और पीर महल तक मुसलसल धुआं ही धुआं था, और बड़ी मुश्किल से हम वहाँ तक पहुँचे। कोई डिप्टी कमिश्नर किसी को गिरफ़्तार नहीं कर रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। अब मौजूदा हुकूमत ये कोशिश कर रही है, लेकिन हम करते क्या हैं कि एक दिन ऐलान हुआ कि जी हफ्ता एतवार पीर को लॉकडाउन होगा, लेकिन एक बारिश हुई और हमने उसको लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया। तो जानते हैं ना ज़रा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ नाकामी है कि ये हर साल का मसला है और हल नहीं हो पा रहा? बहुत शुक्रिया इरशाद भाई। देखें, लाहौर सरे फहरिस्त है अनफॉर्चुनेटली, और इसके गिरदनवा ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जब हम स्कूल में जाते थे इस वक्त फॉग थी जो सफ़ेद रंग की थी, तो जाहिर है विजिबिलिटी तो वो भी थोड़ी सी कम करती थी, लेकिन इसके हेल्थ हज़ार्ड कोई खास नहीं, सही थोड़े बहुत थे। तो जब ये स्मॉग बनी, और स्मॉग का मतलब ये है कि जब हम गर्मियों से सर्दियों में जाते हैं, या सर्दियों से गर्मियों में जाएंगे, तो वेपर्स जो हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। जैसे आपके फ्रिज में भी आपने देखा होगा कि वो सस्पेंडेड वेपर्स होते हैं बादल की सूरत में आपके ऊपर। अगर तो हवा चले तो वो हट जाते हैं, अगर हवा ना चले, स्टैटिक रहे, तो वो फिर वहाँ इकट्ठे होते हैं। और फिर उसमें अब ये हुआ है कि पोल्यूटेंट्स ऐड हो गए, और पोल्यूटेंट्स में सबसे ज़्यादा नुमायाँ उसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसमें लेड है, उसमें इवन आर्सेनिक भी है। अच्छा, ये सारी कहाँ से आती हैं चीज़ें? ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया 100% कि ज़्यादा जो हमारा ख्याल है इस पे हमने वज़ीर आला साहब की ज़ेरे क़यादत बहुत सारी मीटिंग्स की। कंट्रीब्यूशन वो डबल बर्निंग से है जिसका आपने जिक्र किया, जो बाक़ियात रह जाती हैं चावल की और जल्दी होती है गंदम बीजने की, तो सबसे खुश रही है कि उनको आग लगा दी, क्योंकि उनको प्रैक्टिकली इकट्ठा करना इम्पॉसिबल है, वो महीनों लग सकते हैं। जो आपने कहा कि जिन हुकूमतों ने ये किया कि FIR हटा देंगे, हमें भी बहुत एडवाइस किया गया और हमने सख्त रिक्वेस्ट किया। बल्कि मेरा ही ख्याल था, मैंने कैबिनेट में वहाँ पे भी कहा, मैंने कहा कि आप इसका अल्टरनेटिव दे दें कि किसान फिर क्या करे, अगर वो जलाए नहीं इसको कोई अल्टरनेटिव बता दें। ये तो नहीं कि वो आगे गंदम ही ना बीजे, गंदम नहीं बीजेंगे जब किसान पूरे पंजाब के
तो वो गंदगी आपको 30% हो जाएगी और वो तो भूख से मर जाएंगे किसान। इसको भी अल्टरनेटिव तो दें। तो फिर जब हमने अल्टरनेटिव की तरफ गए, हमने पूरी फीजिबिलिटी बनाई, पूरा प्लान बन चुका है। और वो अल्टरनेटिव ये है कि जो दुनिया में हो रहा है वो है कि इसको जब स्टबल से निकालने के लिए आप हैप्पी सीडर यूज करते हैं मशीन, जैसे हमारी हार्वेस्टिंग मशीन है, इसी तरह इसकी सीडिंग मशीन है जो आपके बीज गंदम से स्प्रेड करती जाती है लाइनों में और इनको उठाती है। सही। अब जब उसकी हमने कॉस्टिंग की कि हमें कितने की आएगी, कितनी जल्दी आएगी, इम्पोर्ट करनी है, तो वो तकरीबन हमें 50 अरब से थोड़ा सा ज्यादा पैसा चाहिए। तो जाहिर है हम तो गवर्नमेंट है और हमारे पास ना इतने वसाइल भी नहीं और इतनी हमारी पास कोई बिल भी नहीं है कि इस किस्म की पॉलिटिकल बिल कि हम इसको कर सकें या पॉलिसी बना सकें या हमारे पीछे फैमिली खड़ी हो, तो ये मुमकिन नहीं। लेकिन हमने एक काम जरूर किया कि हमने पूरी फिजिबिलिटी बना के गवर्नमेंट जो भी आएगी इलेक्टेड गवर्नमेंट उसको देगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बाकियात का इशू था, फसलों की बाकियात का, लेकिन शहर लाहौर में जो ये धुआं देने वाली गाड़ियां हैं वो धड़ल्ले से चलती हैं, जो भट्ठे हैं हमारे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे नहीं गए, और भी जो आप बेहतर समझते हैं, उनकी रोकथाम के लिए अब हुकूमत क्या कर रही है? देखिए आरिफ भाई, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। जैसे हमें प्रमोट करनी चाहिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी के, इससे कस्टम ड्यूटी खत्म कर देनी चाहिए, वो किसान कर देनी चाहिए, छोटी गाड़ियों की कम अज कम 10% 20% हो जाए। दूसरा ये है कि जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ऑरेंज लाइन तो वैसे ही वो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो उसमें डीजल में कुछ नहीं है, लेकिन हमारी देशों में डलता है। ये जो हमें करना है कि इनको कन्वर्ट करना है हमने रिन्यूएबल एनर्जी, कुछ गवर्नमेंट करेगी तो आप दूसरों को कह सकेंगे। सही। तीसरा ये है कि जो इधर हमारा सारे फ्यूल की क्वालिटी आ रही है लाहौर में बहुत ही सब स्टैंडर्ड है, तो हम लोगों से बार बार मैं अपील कर रहा हूँ इदारा जो कंपनी के पेट्रोल पंप है वहाँ से जुड़ा है, ये अभी भी स्मगल होकर बहुत काफी हद मकदार में ईरानी मोबिल ऑयल भी आ रहा है और ऑयल भी आ रहा है, डीजल वगैरह भी आ रहा है, और वो बड़ा सब स्टैंडर्ड है गाड़ी के लिए भी और एनवायरमेंट के लिए भी। इसका यह है कि लोगों को खुद शऊर पैदा होना चाहिए कि गाड़ी अगर धुआं छोड़ रही है तो आपके फ्यूल का भी ज़िया हो रहा है, आपकी हेल्थ का भी ज़िया हो रहा है और एनवायरमेंटली भी बहुत खराब है जी। इसीलिए ये जो किया गया था कि हमने सिर्फ आधे दिन की छुट्टी दी थी, जुमे रात को छुट्टी आ गई थी, इकबाल डे थी, तो जुमे को हमने कहा था आधा दिन बंद रहने देते हैं और फिर हफ्ता एतवार से वैसे ही वीकेंड था, तो लोग चले गए, कुछ वो भी इम्पैक्ट हुआ, लेकिन वो वन टाइम था। तो देखें इंडिया में नेक्स्ट डोर, क्योंकि उनकी भी यही प्रॉब्लम है कि इंडिया रेगुलर स्कूल भी बंद कर दिए। ठीक है डॉक्टर साहब आपने बड़ा मुफस्सल इससे मुतालिक बताया, बहुत शुक्रिया। जावेद अकरम साहब आपके वक्त का, इरशाद साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।